Hello guys, how are you? I hope you all are doing well and staying. प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स पढ़ा था। अभी हम न्यू साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डेट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल जो थी वो किस पे बेस्ड थी? वो भी जैसे सभी की एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, और मेंडलीव्स की जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की वो भी किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। कि उन्होंने भी एलिमेंट्स को कैसे रखा? एलिमेंट्स को रखा उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कि कैसे कैसे जो एटम्स है उनका जब जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे ही उसको क्या करते जाएंगे? अरेंज करते जाएंगे, जैसे जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी उस हिसाब से उसको अरेंज किया। एंड दिस ग्रुप इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल, कि उसने जैसे जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है उन एलिमेंट्स को साथ रखा, पर वो किस पे बेस्ड था? बेस्ड था वो एटॉमिक मास पर। तो वो जो टेबल बनाई उसको बोला उसने पीरियोडिक टेबल। अब आता है पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट का। इसका मतलब फिर आती एक टर्म आती है डेट इज़ पीरियोडिसिटी। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कौन से? जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कि अगर प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक टाइम के बाद क्या होती जाए? रिपीट होती जाए एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। फिर नेक्स्ट टर्म इज़ ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है हमारा? ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, कि 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? हम ग्रुप बोलते हैं। और 7 हॉरिजेंटल कॉलम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। मतलब मेंडलीव्स ने अपनी जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की उसके अंदर ग्रुप्स को रखा और पीरियड्स को रखा। तो जो 8 वर्टिकल कॉलम बने उसको उसने नाम दिया ग्रुप, और जो 7 हॉरिजेंटल कॉलम बने उसको उसने नाम दिया पीरियड्स। तो ग्रुप्स और पीरियड्स में कंफ्यूज नहीं होना कि वर्टिकल कॉलम जो है उसको ग्रुप बोलेंगे और जो हॉरिजेंटल कॉलम है उसको क्या बोलेंगे? हम पीरियड्स बोलेंगे। और जो 63 एलिमेंट्स थे, मतलब मेंडलीव्स के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स थे। जैसे न्यूलैंड के टाइम पे हमने पढ़ा कि न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? 56 एलिमेंट्स थे। वैसे ही मेंडलीव्स के टाइम पे 63 थे, और न्यूलैंड के टाइम पे कितने थे? 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर्ड थे एट दैट टाइम। उस टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे मेंडलीव्स के टाइम पर। तो उन 63 एलिमेंट्स को उसने ग्रुप्स में अरेंज किया और पीरियड्स के अंदर अरेंज किया। 8 वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स बोला, और 7 हॉरिजेंटल रोज बोल दो या कॉलम बोल दो उसको उसने बोला पीरियड्स। फिर आता है कि उसने जो 63 एलिमेंट्स था उसको किस तरीके से अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के हिसाब, पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे उसने अरेंज किया? तो उसने ग्रुप को डिवाइड किया सब ग्रुप के अंदर, एक्सेप्ट ज़ीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं? ज़ीरो ग्रुप हम बोलते हैं नोबल गैस को। कि नोबल गैस को छोड़ करके उसने जितने भी 8 ग्रुप होते हैं तो उसने 7 ग्रुप को अरेंज किया उसने सब ग्रुप्स के अंदर। जैसे उसने पहले ग्रुप के अंदर 2, फिर दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, ऐसे उसने सभी ग्रुप्स को सब ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप्स के अंदर अब इसने बोला कि सब ग्रुप्स उसने नाम दिया, एक को ए दिया और दूसरे को नाम दिया बी। तो सब ग्रुप के अंदर जो ए था उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट थे और बी था उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है? ए के अंदर जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है, और बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो नॉर्मल एलिमेंट्स थे उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस प्लस पी मीन्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या कौन से एलिमेंट बनते हैं? वो बनते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जब एस प्लस पी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उनको नॉर्मल एलिमेंट बोल रखा है। बी ग्रुप के अंदर उसने लिया ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो है ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट। डी इसमें ट्रांजिशन डी ब्लॉक के अंदर दे रखा है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक के अंदर दे रखा है। तो बी ग्रुप के अंदर दोनों थे, डी ब्लॉक के भी थे और एफ ब्लॉक के भी थे। उसके बाद है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाई, उसने 8 ग्रुप्स बनाए, 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिसको उसने ग्रुप बोला, और 7 हॉरिजेंटल रोज बनाई जिसने उसे पीरियड्स बोला। तो अब उसने उसकी जो अचीवमेंट्स थी कि क्या क्या उसने अचीव किया और क्या क्या कहाँ तक उसकी जो टेबल थी पीरियोडिक टेबल वो सक्सेसफुल हुई।
तो सबसे पहले तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की ईजियर हो गया एलिमेंट्स को स्टडी करना, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर बहुत से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब के टाइम में 118 है और उसके टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 63 एलिमेंट्स को अलग अलग से पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानें। तो उसने उसको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर अरेंज कर दिया, जिससे मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जिसकी हो वो एक साथ अरेंज कर दिए, जिससे हमें ईजीली हम उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी हुई एलिमेंट्स की। फिर आता है प्रिडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो उसने जैसे कि न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने तो ये बोल दिया था कि कोई भी फ्यूचर के अंदर न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं। जो थे न्यू एलिमेंट्स के लिए उसने अपनी टेबल के अंदर कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा था। तो मेंडलीव्स ने क्या किया, मेंडलीव्स ने यूज़ किया प्रीफिक्स इका, डाइव और ट्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ये संस्कृत के वर्ड है कि अगर आने वाले जो न्यू एलिमेंट्स हैं उनके लिए इसने स्पेस छोड़ दिया अपने ग्रुप के अंदर, अपनी टेबल के अंदर, और उसको उसकी जगह पर यूज़ किया इक्का, डाइव, ट्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड। जो ये इक्का, डाइव, ट्राइव है, ये क्या है, संस्कृत वर्ड है। इक्का मतलब एक, डाइव मतलब दो और ट्राइव मतलब होता है तीन। अब एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन हमारे पास था, तो उसके नीचे वाली जगह पे जो खाली थी उसकी जगह उसने क्या यूज़ किया, इक्का एल्यूमिनियम, और बोरॉन की जगह इक्का बोरॉन, और सिलिकॉन की जगह इक्का सिलिकॉन, जिसमें इक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया, इक्का बोरॉन की जगह स्कैंडियम आया और इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया। तो उसने उस टाइम पे ये गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम नहीं थे, तो उसे पता था कि इन फ्यूचर और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो उसने स्पेस को छोड़ दिया और उस स्पेस की जगह पर उसने क्या नाम दे दिया, उसने यूज़ किया इक्का, डाइव, ट्राइव। तो इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, और इक्का एल्यूमिनियम की जगह क्या आया फिर न्यू एलिमेंट, दैट इज़ गैलियम, और इक्का बोरॉन की जगह स्कैंडियम, और इक्का सिलिकॉन की जगह हमने यूज़ किया जर्मेनियम। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। अब कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट थे, डाउटफुल मतलब कि कम्प्लीटली ये नहीं था, उनको श्योरिटी नहीं थी कि ये जो है वो सही है, तो डाउटफुल एटॉमिक वेट था, तो उनको कैसे करेक्ट किया उसने, उसमें बेरिलियम का एग्जांपल ले रखा है उसने। तो बेरिलियम जो है वो असाइंड हुआ एटॉमिक वेट 13.6 की। बेरिलियम जो था उसको उसने नाम क्या दे दिया, एटॉमिक वेट दे दिया 13.6, और उसको कहाँ पर रख दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रख दिया। बट देर वॉज नो वैकेंट स्पेस अवेलेबल बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, कि बेरिलियम को का जो हमारे पास मास दिया उसने 13.6 दे दिया और उसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में प्लेस कर दिया। हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई भी खाली स्पेस अवेलेबल नहीं था, फिर भी उसको रख दिया बेरिलियम को। बट जब उसने आफ्टर प्रॉपरली स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेरिलियम, तो उसने कैलकुलेट किया कि जो मास है किसका है, बेरिलियम का, वो तो 9.4 है, और उसको तो लिथियम के बीच में और बोरॉन के बीच में होना चाहिए। तो उसने फिर उसको सही जगह प्लेस किया, लिथियम और बोरॉन के बीच में क्या प्लेस किया, बेरिलियम को। तो ये जो डाउटफुल था, करेक्शन किया उसने कि बेरिलियम जो था वो पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखा हुआ था, लेकिन उसने जब अच्छे से स्टडी किया मेंडलीव ने, तो उसने क्या कंक्लूजन निकालता है कि ये जो है इसका मास है वो 9.4 है, इसलिए उसे लिथियम और बोरॉन के बीच में रखना चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने उसे करेक्टली जगह पर रखा। फिर हमारे पास आता है नोबल गैस के बारे में, कि मेंडलीव्स के टाइम पर कोई भी नोबल गैस उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, तो जब डिस्कवरी हुई नोबल गैस की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यू ग्रुप बनाया और उसके अंदर जो नोबल गैस थी उनको प्लेस कर दिया, बिना ग्रुप को डिस्टर्ब किए, बिना ग्रुप के साथ छेड़छाड़ किए उसने न्यू ग्रुप बनाया, और उस न्यू ग्रुप का नाम था ज़ीरो ग्रुप, और उसको कहाँ पर रख दिया, उसने एक अलग ही ग्रुप बना दिया, डेट इज़ जीरो ग्रुप, और उसके अंदर उसने सारी जितनी भी नोबल गैस थी उसको प्लेस कर दिया। लिमिटेशंस। अब मेंडलीव्स की लिमिटेशन, अब हर चीज़ की अगर अचीवमेंट है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगी। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी उसने कहाँ पर वो रिजेंबल करते थे, अल्कली मेटल के साथ भी और हैलोजन के साथ भी। अल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल हो रही थी और हैलोजन के साथ भी, क्योंकि हैलोजन के अंदर भी अल्कली मेटल के अंदर कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थे, एक, और ऐसे ही हैलोजन के अंदर भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक थे, और हाइड्रोजन के अंदर भी। तो इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो अल्कली मेटल और हैलोजन के साथ रिजेंबल हो रही थी, लेकिन उसको प्लेस किया गया किसके साथ, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के साथ प्लेस कर दिया। तो जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की वो फिक्स नहीं थी। अब उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, देखो
सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है? आइसो और टॉप्स, आइसोटोप्स दो वर्ड्स, आइसो मतलब होता है सेम और टॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास। कि सेम क्या होगा? आइसो मतलब सेम होता है तो क्या चीज़ सेम होगी? सेम होगी एटॉमिक नंबर और डिफरेंट होगा एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल दे रखा है 1H1, 1H2, 1H3। इसको हम यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है 6C12, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 और मास 12, ऐसे ही 14 मास है और एक बार 13 मास है। तो जो ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी उसको भी उसने सही तरीके से डिटरमाइन नहीं किया या फिर रखा नहीं। इट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, सो ईच आइसोटोप शुड हैव डिफरेंट पोजीशन इन टेबल। कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी तो हर जितने भी आइसोटोप्स थे उनकी डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए थी किसके अंदर? टेबल के अंदर। फिर आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के बाद न्यू टेबल आती है, डेट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने दी? हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बोला गया? कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, मॉडिफिकेशन कर दिया गया, तो उसको हमने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और वो किसने दी? वो दी हेनरी मोजले, एक साइंटिस्ट थे, डेट इज़ हेनरी मोजले, उन्होंने दी। अकॉर्डिंग टू हिम, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपनी टेबल के अंदर अरेंजमेंट की थी एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया? उन्होंने अपनी जो टेबल के अंदर अरेंजमेंट की वो की एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि एटॉमिक नंबर जो था वो ज़्यादा ठीक था उनके अकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास तक तो अभी तक सभी साइंटिस्ट कर चुके थे, लेकिन सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एटॉमिक नंबर पे वर्क करके देखा। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर पे वर्क किया तो एक टर्म आई यहाँ पर पीरियोडिसिटी, जो पहले भी बता चुकी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना पीरियोडिसिटी होती है। और पीरियोडिसिटी यहाँ पर आई तो क्यों आई? क्योंकि इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को अगर एक साथ रखा तो सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी? सिमिलर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबके अंदर क्या आएंगे? सेम आएंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल है लिथियम का, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर इनको एक ग्रुप फर्स्ट के अंदर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इनके अंदर जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे? सबके सेम थे, लास्ट के अंदर 1 1 1। तो इनकी पीरियोडिसिटी क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सिमिलर थी, मीन्स वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो सबके सिमिलर थे। अब देखो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि कैसे स्ट्रक्चर था उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे उसने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की। जैसे मेंडलीव्स ने अपनी अरेंजमेंट जब किया था एलिमेंट्स को तो उसने 7 ग्रुप्स को डिवाइड किया था सब ग्रुप्स के अंदर। वैसे ही इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसको हमने बोला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था? बार बार मॉडिफिकेशन हो रहा था, तो इसलिए उसको बार बार यूज़ कर करके उसको बहुत लंबा बना देता, इसलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल उसने बोला। इसके अंदर सिमिलर चीज़ें थी, जैसे मेंडलीव के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स थे, लेकिन उसमें 8 ग्रुप्स थे और 8 वर्टिकल कॉलम थे जिसको हमने ग्रुप बोला था, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसको हमने पीरियड्स बोला था। इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हमने ग्रुप बोला है, और हॉरिजॉन्टल रोज इसके अंदर भी सेम है। कॉलम के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज सेम है मॉडर्न के अंदर भी और मेंडलीव के अंदर भी, बट जो ग्रुप्स है वो चेंज है। ग्रुप्स जो है मेंडलीव के अंदर 8 थे और यहाँ पर अब 18 वर्टिकल कॉलम हो चुके हैं, वहाँ पर 8 वर्टिकल कॉलम थे। अब यहाँ पे कैसे बनाई गई? सबसे पहले तो इसने डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स के अंदर, S अलग किया, P अलग किया, D और F को अलग किया। तो यहाँ पर जो 1 और 2 जो पहला और दूसरा ग्रुप है उसको हम बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। फिर 3 से 12 तक चलेगा हमारा D ब्लॉक एलिमेंट, और 13 से 18 तक चलेगा हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट। जो P ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सब होंगे। S प्लस P अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। D ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल, और जो F ब्लॉक है उसको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। और P ब्लॉक के अंदर सब चीज़ें होगी मिक्स, मतलब मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होगा और मेटलॉइड्स भी होंगे। F ब्लॉक के अंदर F ब्लॉक 58 से शुरू होगा, 71 पर ख़त्म होगा लैंथेनॉइड का, और दूसरा होता है एक्टिनॉइड्स जो कि 90 से शुरू होता है और 103 पे
ख़त्म होता है। ये हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी कि जो फर्स्ट टू ग्रुप्स है उसको हमने एस ब्लॉक नाम दिया, और लास्ट जो 13 से 17 ग्रुप है उसको हमने पी ब्लॉक नाम दिया। बीच का 3 से 12 जो बचा उसको हमने नाम दिया डी ब्लॉक, और नीचे जो बचा 2 लाइन होती है उसको हमने नाम दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद सभी ग्रुप्स के बारे में बताया गया है कि ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप आता है एल्कली मेटल, कि जो फर्स्ट ग्रुप था हमारा उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों को मिलाकर एस ब्लॉक एलिमेंट बना था। वैसे ही जो ग्रुप फर्स्ट है वो क्या है, एल्कली मेटल का है, उसको क्या बोलेंगे हम, एल्कली मेटल। इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम ये सारे होते हैं, और एक FR होता है। तो इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये सारे कैसे एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और अनपॉजिटिव मतलब यूनिपॉजिटिव होते हैं, मतलब कि सिर्फ एक चार्ज जो होगा वो +1 चार्ज होगा। इनके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल के अंदर, तो इसके अंदर कितने यूनिपॉजिटिव आयंस होते हैं। और रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और यूनिपॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, मतलब कि उन पर सिर्फ +1 चार्ज होगा, इसके सिवा कोई और चार्ज नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास ग्रुप 2, जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर क्या होता है, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है, और इसके अंदर जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल के अंदर। इसमें एग्जांपल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, Ba और Ra का। इसके बाद इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये कैसे एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और ये डाई पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। डाई पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, वो क्या होते हैं हमारे पास, डाई पॉजिटिव आयन। उसके बाद ग्रुप 17 आता है। ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस बोलते हैं या फिर साल्ट फॉर्मिंग भी बोलते हैं। साल्ट फॉर्मिंग जैसे FCl, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े, ग्रुप 1 पढ़ा, ग्रुप 2 पढ़ा, ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं अभी हम। इसमें हमने एक बात नोटिस की कि सब चीज़ कॉमन क्या है, कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, दे आर नॉन मेटल्स। लेकिन हेलोजन के अंदर, हेलोजन जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक के अंदर क्या आता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आते हैं। तो 17th ग्रुप कैसा है, नॉन मेटल का। दे आर नॉन मेटल एंड दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, कि एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन और कैसा आयन बनाते हैं, यूनी नेगेटिव। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट था वो लॉस करेगा तो वो यूनी पॉजिटिव आयन बनाएगा, और हेलोजन ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो यूनी नेगेटिव आयन बनाता है। और जो रिएक्टिविटी है हेलोजन्स की वो जितना जितना नीचे जाएंगे उतना कम होती जाएगी। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है, वैसे ही ग्रुप 17 के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। फिर 18th ग्रुप आता है हमारा, और 18th ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस या एरोजीन्स भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ये फुल्ली फिल्ड होते हैं। इनके वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियो एक्टिव तो सारे रेडियो एक्टिव होंगे नेचर के अंदर। वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अंदर वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के अंदर वैलेंस सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक जो जितनी भी गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, उनको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है इनके पास, तो इनको हम नॉन रिएक्टिव गैस बोलेंगे कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और अभी तक हमने पढ़ा ग्रुप फर्स्ट पढ़ा, ग्रुप सेकंड पढ़ा, 17th पढ़ा और 18th पढ़ा। अब जितने भी ग्रुप बच गए जैसे फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कि एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक दोनों को मिलाया तो क्या बना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट और सेकंड आता है, और 13 से 18 तक जितने भी है वो पी ब्लॉक है। तो एस और पी को अगर हमने मिला दिया तो वो बना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एलिमेंट्स जो कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दे रखा है हमें। इनकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या बता रहा है कि ये जो है ये मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह अगर कोई एलिमेंट बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, कि जो एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करे, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी, उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। उसके बाद हमारे पास 15th और 16th 2 ग्रुप और बचते हैं।
15th और 16th ये भी पी ग्रुप के हैं। 13 से 18 तक पूरा पी ग्रुप है। तो 15th ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं और 16th ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 जो है उसको हम नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजन भी बोलते हैं और निक्टोजन का मतलब होता है सफोकेशन। और जो ग्रुप 16 होता है उसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, डेट इज़ चाल्कोजन बोलते हैं या फिर और फॉर्मेशन होती है। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, चाल्कोजन ग्रुप 16 का, और ग्रुप 15 का हो गया निक्टोजन या नाइट्रोजन फैमिली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।